Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya Kurukshetra. In this video lecture, we will study psychological law of consumption. इस वीडियो लेक्चर में हम मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम की व्याख्या करेंगे. Psychological law of consumption was propounded by Lord J.M. Keynes. उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या लॉर्ड J.M. Keynes के द्वारा की गई थी. The laws explain the relation between aggregate consumption and income. इस नियम में कुल उपभोग और आय के संबंध की व्याख्या की गई है. The law states that when income increases, consumption also increases, but increase in consumption is always less than increase in income. ये नियम हमें ये बताता है कि जब भी एक व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका उपभोग भी बढ़ता है, पर उपभोग में वृद्धि हमेशा आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है. In the words of Lord J.M. Keynes, the psychology of the community is such that when aggregate real income is increased, aggregate consumption is also increased, but not by so much as income. Keynes के शब्दों में एक समाज की, एक कम्युनिटी की ऐसा मनोविज्ञान होता है, ऐसी साइकोलॉजी होती है कि जब भी उनकी कुल वास्तविक आय बढ़ती है तो वो अपना उपभोग भी बढ़ाते हैं, लेकिन उतना नहीं बढ़ाते जितनी की उनकी आय बढ़ती है, जितनी की उनकी इनकम बढ़ती है. केन्स ने डेफिनेशन भी दी थी. उनके अकॉर्डिंग द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ अपॉन विच वी आर एंटाइटल्ड टू डिपेंड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बोथ अ प्रायोरी फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड फ्रॉम अ डिटेल्ड फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज दैट men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in income. केन्स ने ये डेफिनेशन दी. वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम जिस पर कि हम पूरी तरह से निर्भर हैं अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने नेचर के बेस पे, वो नियम हमें ये बताता है कि जब भी हमारी आय बढ़ती है तो हम उपभोग बढ़ाते हैं, लेकिन उतना नहीं बढ़ाते जितनी कि हमारी आय बढ़ी है. मान लीजिए आपकी इनकम आज 10,000 रुपये है और इंक्रीज होकर वो 20,000 हो जाती है. 10,000 से 10,000 का इंक्रीज हुआ तो एक मनोवैज्ञानिक नियम है, साइकोलॉजिकल लॉ है जो आपको ये बताता है कि आपकी इनकम अगर 10,000 बढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 ही कंज्यूम कर लोगे. कंजम्पशन हमेशा उस इंक्रीज इन इनकम से कुछ ना कुछ कम होती है. हर पर्सन अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ पार्ट को सेव करके रखता है. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव बट इट इज लेस देन यूनिट. मतलब आपकी कंजम्पशन तो हमेशा पॉजिटिव होगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए और कंजम्पशन आप पहले से कम करना शुरू कर दो. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा पॉजिटिव ही होगी. इनकम के इंक्रीज होने से हमेशा कंजम्पशन इंक्रीज होगी, लेकिन वो कभी भी इनकम जितनी इंक्रीज नहीं होगी. दैट्स वाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पॉजिटिव के साथ साथ लेस देन यूनिट होती है. MPC लाई बिटवीन 0 to 1 हमने ये ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में किया भी था फीचर्स में. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है. केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ 3 मेन अजम्पशन पर बेस्ड है. फर्स्ट है नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सेस. मनोवैज्ञानिक और आधारभूत संरचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. इट मीन्स सिर्फ एक इनकम में चेंज आना चाहिए. इनकम के अलावा साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लेक्स जैसे कि पॉपुलेशन है, लोगों की हैबिट है, टेस्ट, फैशन, कस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइसेस, ये सब कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ये लॉ नॉर्मल कंडीशन में एप्लीकेबल है. सेकंड इसकी ये अजम्पशन है. नॉर्मल कंडीशन मतलब किसी वॉर का कोई डेंजर नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन, बूम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल अनरेस्ट कंट्री में नहीं होना चाहिए, कोई रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए. प्रॉस्पेरस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेजी स्फीयर. ये नियम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं है वहाँ पर लागू होता है. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे रिसोर्सेज के ऊपर प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस नहीं होती। द लॉ डजंट होल्ड गुड इन केस ऑफ सोशलिस्ट एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, समाजवादी देशों में जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये नियम लागू नहीं होता। अब हम लॉ को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से हम इस लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले टेबल में इनकम ली है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में हम ले रहे हैं कंजम्पशन एंड थर्ड कॉलम में हम ले रहे हैं सेविंग। इनकम का लेवल हमने सबसे पहले जीरो लिया। जीरो लेवल, अगर एक पर्सन की इनकम जीरो भी है तो वो कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता करता, क्योंकि उसकी कुछ बेसिक कुछ नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, जिसे उसे पूरा करना पड़ता है, चाहे वो किसी से बोरो करके करे या अपनी पास्ट की सेविंग को यूज़ करके करे। तो हमने यहाँ अज्यूम किया सपोज इनकम के जीरो लेवल पर एक पर्सन की कंजम्पशन 50 है। अब सेविंग कैसे आती है? सेविंग इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके आती है। आपकी जितनी इनकम है उसमें से जो आप कंज्यूम कर लेते हो, अगर वो माइनस कर देते हो तो वो आपकी सेविंग है, बचत है। हियर जीरो में से 50 माइनस करोगे, दैट विल बी -50। मान लीजिए उस पर्सन की इनकम इंक्रीज होके 50 हो जाती है। जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी वो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। बट व्हाट साइकोलॉजिकल लॉ सेज, मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम क्या कहता है? दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम। उपभोग में वृद्धि आय की अपेक्षा कम होती है। मतलब अगर इनकम 50 बढ़ी है तो कंजम्पशन 50 नहीं बढ़ेगी। हमने यहाँ पे कंजम्पशन अपने आप एक वैल्यू अज्यूम कर ली, मान लो 25 इंक्रीज होती है तो सेविंग आ जाएगी 50 माइनस 75 विल बी -25। अगेन इनकम 50 इंक्रीज हो जाती है बट कंजम्पशन 50 इंक्रीज नहीं होगी। कंजम्पशन में हम इंक्रीज सिर्फ ले रहे हैं 25 का, तो 100 में से 100 माइनस किया, सेविंग आई 0। अगेन 50 इनकम इंक्रीज, 50 इनकम लगातार बढ़ती जा रही है पर कंजम्पशन 25 के अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। सेविंग आप देखेंगे तो 150 माइनस 125 25, 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 175 75, 300 माइनस 200 100, 350 माइनस 225 125। तो टेबल से ये क्लियर है दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। आल्सो अगर आप सेविंग की बात करते हो, जिस लेवल पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है वहां सेविंग 0 है। इससे ऊपर अगर देखा जाए तो इनकम कम है 0 और 50, लेकिन कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, तो यहाँ पे उस पर्सन की सेविंग नेगेटिव है। मतलब वो डिससेव कर रहा है, या तो अपनी पास्ट की सेविंग यूज़ कर रहा है, किसी से बोरो लेके अपनी कंजम्पशन कर रहा है, या जो भी कर रहा है। इस लेवल के बाद इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन इससे कम है, इसका मतलब सेविंग पॉजिटिव में है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सेविंग भी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब सेविंग का गैप लगातार बढ़ता जाता है। हम इसी का अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम में हमने वाई एक्सिस पे लिया है कंजम्पशन को, सेविंग को, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं इनकम को। सबसे पहले जीरो से हमने एक लाइन ली, 45 डिग्री के एंगल पे जो लाइन है वो इनकम की लाइन है। इनकम की लाइन है जो 0 50 100 हमने 50 के गैप पे ली थी। कंजम्पशन आपने ध्यान से देखना टेबल के अंदर, कंजम्पशन इनकम के 0 लेवल के ऊपर कंजम्पशन 50 है, मतलब कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती। तो हम सपोज ये 50 का लेवल है, यहाँ से पॉजिटिव स्लोप में हमने एक लाइन ले ली, क्योंकि कंजम्पशन भी इनकम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है बट कंजम्पशन में इंक्रीज कम है, इनकम में इंक्रीज ज़्यादा है, इसीलिए ये लाइन फ्लैट है। इनकम की लाइन के कंपैरिजन में ये फ्लैट ली हुई है क्योंकि ये इंक्रीज कम को शो कर रही है। जिस ई पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट 100 का पॉइंट है, जहां कंजम्पशन और इनकम आपस में इक्वल थे। इस पॉइंट के ऊपर इनकम है OY। इस पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये सारी सेविंग्स हैं जो कि नेगेटिव में है। एंड आफ्टर दिस लेवल
इनकम ज़्यादा हो जाती है, कंजम्पशन उससे कम है। ये सारी सेविंग है, ए से लेके बी तक सेविंग है, सी डी सेविंग है, आगे आप चले जाओगे और सेविंग है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी लेस है, सी डी उससे ग्रेटर है, नेक्स्ट लेवल उससे भी ग्रेटर होगा। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, सेविंग लगातार बढ़ती जा रही है, सेविंग का गैप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। प्रोपोजिशन ऑफ द लॉ, इस नियम के कुछ कथन भी हैं। सबसे पहला है इंक्रीज एग्रीगेट इनकम लीड्स टू इंक्रीज एग्रीगेट कंजम्पशन बट बाय अ समवट स्मॉलर अमाउंट। क्या निष्कर्ष निकला इस नियम से? सबसे पहला है कि आपकी जो टोटल इनकम होती है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो नेचुरल है आपकी एग्रीगेट कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन वो उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, बल्कि उससे कुछ स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज होगी। सेकंड है इंक्रीज्ड इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इनकम के एक पार्ट को आप कंज्यूम करते हो तो बाकी बचे हुए पार्ट को आप सेव कर लेते हो। तो जब भी इनकम में चेंज आता है, इनकम इंक्रीज होती है, चेंज इन इनकम, उससे आपकी कंजम्पशन और सेविंग दोनों चेंज होती है, और हर केस में सेविंग और कंजम्पशन पहले से ज़्यादा ही होती हैं। Third, increase in aggregate income is unlikely to lead either to less consumption or less saving than before. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एग्रीगेट इनकम बढ़ जाए, कुल आय बढ़ जाए और उसकी वजह से या उपभोग या बचत पहले से कम हो जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। देन इम्प्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्स के मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम की इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है? इम्पॉर्टेंस और इम्प्लीकेशन इस लॉ की, फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये लॉ हमें बताता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है। जैसे कि हम सबको पता है, इनकम या एम्प्लॉयमेंट का लेवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट रन के अंदर कंजम्पशन कांस्टेंट होती है, आप कंजम्पशन में चेंज नहीं ला सकते। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयमेंट के लेवल को इंक्रीज किया जाए तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट को, निवेश को बढ़ाना होगा। और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में एक डिफरेंस हो। इसका मतलब डिमांड विल बी रिमेन डेफिशिएंट एंड एम्प्लॉयमेंट विल स्प्रेड इन इकोनॉमी। अगर डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा डिमांड की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी और एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होगा। सेकेंड इम्प्लीकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ जर्नल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सामान्य अति उत्पादन और बेरोजगारी की संभावना हो सकती है इकोनॉमी के अंदर। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एग्रीगेट इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना इंक्रीज नहीं होता जितनी इनकम हुई, उपभोग उतना नहीं बढ़ता जितनी की आय बढ़ी। इसका मतलब कुछ गुड्स इकोनॉमी के अंदर, कुछ वस्तुएं अर्थव्यवस्था में ऐसी भी होती हैं जो बिना बिके रह जाती हैं, जिनके लिए कोई बायर नहीं होता। हमने ये पढ़ा भी है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से लेस होती है, MPC 1 से लेस होती है। इसका मतलब इकोनॉमी में जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड नहीं है, बल्कि ओवर प्रोडक्शन है। और उस ओवर प्रोडक्शन की वजह से जब ओवर प्रोडक्शन होगी, चीज़ें एक्स्ट्रा बन के बच जाएंगी, तो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन कम की जाएगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होगा और जनरल अनएम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ, ये नियम से के नियम की भी अवहेलना करता है। साइकोलॉजिकल लॉ हमें बताता है कि जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम। बट सेज लॉ क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। जितनी चीज़ें बनती हैं, जिनकी पूर्ति होती है, उनकी मांग हो जाती है। इसका मतलब सेविंग
नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन की इनकम जितनी बढ़ रही है कंजम्पशन उतनी ही बढ़नी चाहिए, बट ये साइकोलॉजिकल लॉ ऐसा नहीं बताता। साइकोलॉजिकल लॉ बताता है कि इनकम में इंक्रीज ज़्यादा होता है बट कंजम्पशन में इंक्रीज कम होता है। इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन है, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड नहीं हो रही। तो साइकोलॉजिकल लॉ से के लॉ को रिफ्यूट करता है, उसको तोड़ देता है, उसको नहीं मान रहा। डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एमईसी का डिक्लाइन होना भी इस लॉ की एक इम्प्लीकेशन है। लॉ ये कंफर्म करता है कि कैपिटल की मार्जिनल एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। जब इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है तो इनकम बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, आय उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, लेकिन लोग कंजम्पशन उतनी नहीं करते जितनी उनकी इनकम बढ़ी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर कुल मांग कम हो जाती है। अब जब कुल मांग कम होगी, डिमांड कम होगी, तो उसकी वजह से कम डिमांड होने की वजह से प्राइसेस कम होंगे, कीमतें कम होंगी। प्राइस कम होंगे तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट्स कम होंगे, उसके लाभ कम होंगे। प्रॉफिट के कम होने का मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन हो जाएगी, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अल्प रोजगार संतुलन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की भी बात करता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब एग्रीगेट सप्लाई से पहले ही, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही उसके इक्वल हो जाए। और इसके दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कॉज या फर्स्ट रीज़न इसका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का कम होना, जिसकी वजह से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कम होती है। और सेकंड रीज़न हो सकता है कंजम्पशन उतनी इंक्रीज ना हो जितनी की इनकम इंक्रीज होती है। तो कंजम्पशन के कम और इन्वेस्टमेंट दोनों के कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही मैच कर जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हो पाता। ओवर सेविंग गैप, ये लॉ ओवर सेविंग गैप की को भी एक्सप्लेन करता है। एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर सेविंग का गैप लगातार बढ़ता रहता है। इन कंट्रीज में कंजम्पशन में इंक्रीज, इनकम में इंक्रीज से हमेशा लेस रहता है और सेविंग लगातार इकट्ठी होती रहती है। पीक्स एंड ट्रॉस ऑफ ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल के जो उतार चढ़ाव हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है, लॉ उनको भी एक्सप्लेन करता है। जब एक ट्रेड साइकिल हाईएस्ट लिमिट पे पहुंचता है तो इनकम अपने मैक्सिमम लेवल पे होती है, लेकिन कंजम्पशन उससे कम रह जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, गुड्स की डिमांड कम होती है, ट्रेड साइकिल डाउनवर्ड टर्न ले लेते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते हैं। और जब ये लोएस्ट लिमिट पे पहुंचते हैं, इनकम बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, तो उस समय भी लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो जाती है, दोनों मिसमैच हो जाते हैं, डिमांड ज़्यादा हो रही होती है। तो इसकी वजह से ट्रेड साइकिल दोबारा से अपवर्ड टर्न लेने लगते हैं, इकोनॉमी में रिकवरी आने लगती है। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पीक्स एंड ट्रॉस के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता है। सेक्युलर स्टैग्नेशन लॉ हमें सेक्युलर स्टैग्नेशन की को भी एक्सप्लेन करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा इनकम के इंक्रीज से लेस होता है, जिसकी वजह से अभी हमने देखा कि सेविंग का गैप बढ़ जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि वो अपनी लार्ज सेविंग को कहाँ पर इन्वेस्ट करे। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इकोनॉमी सैचुरेशन पे पहुँच जाती है सॉरी सेचुरेशन मीन्स ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल ऑलरेडी अचीव कर लिया गया होता है। तो ये लॉ हमें इस स्टेग्नेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। स्टेट इंटरवेंशन लॉ
लेज़ी फेयर पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये लॉ हमें ये बताता है बिकॉज ऑफ कंजम्पशन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इनकम, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से कम है तो सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, बल्कि इकोनॉमी में स्टेट की या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए ताकि इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके और अगर बूम की सिचुएशन है तो उसको वैसे ही मेंटेन किया जा सके। यूनिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन का जो यूनिक प्रोसेस है उसको भी ये लॉ एक्सप्लेन करता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनकम जनरेशन के को एक्सप्लेन करता है। जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, पहली बार निवेश किया जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसकी वजह से इनकम इंक्रीज हो जाती है, बट वो इनकम में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से हमेशा ज़्यादा होता है, जिसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आपके एक पूरा इसके ऊपर क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल्टीप्लायर, उसकी वर्किंग क्या है। तो मल्टीप्लायर अभी सिंपली आप देखें, मल्टीप्लायर होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो इनकम इंक्रीज होती है और इनकम हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट से कई टाइम ज़्यादा इंक्रीज होती है। मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/1 - MPC। मल्टीप्लायर को K से डिनोट किया जाता है। जितनी ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी, मल्टीप्लायर का साइज उतना ही ज़्यादा होता है, मतलब इनकम उतनी ही ज़्यादा होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको पता है कि हमेशा यूनिट से 1 होती है, एक से कम होती है। इसका मतलब इनकम जनरेशन का जो प्रोसेस है वो अनएंडिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की, लीकेज की वजह से आपकी इनकम उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यूनिटी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो आप फार्मूला में ध्यान से देखना 1/1 - 1 1/0 एंड 1/0 विल बी इनफाइनाइट। मतलब एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, निवेश करने की प्रवृत्ति कैसी है। इस लॉ के अकॉर्डिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अंडर डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा होती है, क्योंकि इन अंडर डेवलप्ड कंट्री में लोगों का कंजम्पशन का लेवल पहले कम होता है। जैसे ही ये लोग जैसे ही इन लोगों की इनकम बढ़ती है, ये ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, तो वहाँ पे उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती है। वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ तभी आप इंक्रीज कर सकते हो जब मनी वेज को रिड्यूस करो, पर केन्स ने ये कहा कि मनी वेज को रिड्यूस करना ठीक नहीं है वर्कर के लिए। इससे रिच ज़्यादा रिच होते हैं और पुअर होते हैं, और रिच और पुअर का गैप ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो राइज इन दियर इनकम विल नॉट स्टिमुलेट मच डिमांड। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिच पर्सन की कम है, पुअर पर्सन की ज़्यादा है। अगर आप रिच पर्सन की इनकम बढ़ा भी देते हो तो कंट्री में कंजम्पशन पे या डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल एक्चुअली फॉल। एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो पाएगा, तो वो सिचुएशन एक गलत सिचुएशन है। थैंक यू सो मच।